चाहे आप कुछ करें। सर्वे के अलावा ये बात है जी। बिल्कुल सही बात आपने कही है, बिल्कुल सही बात के साथ अपनी बात पूरी की आपने, क्योंकि इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो इतनी खूबसूरत तरीके से तैयार की गई है, उसमें कोई भी किसी का मतलब सीधे शब्दों में कहूं तो बाप नहीं बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर संविधान सबका बाप है। सबसे खूबसूरत बात ये है। रविंद्र प्रताप जी, आपके लिए तो आज बहुत अच्छा दिन है। 36 सीटों के आंकड़े तक पहुंच रही है समाजवादी पार्टी, 95 तक कांग्रेस। और अगर बात करें बीजेपी की तो 250 का आंकड़ा भी टच नहीं कर पा रही है। ये तो जो आप आंकड़ा देख रहे हैं ये एनडीए का आंकड़ा है, तो बीजेपी की तो आज स्थिति यहाँ पर ये चल रही है। तो कुल मिलाकर के अब तो कांग्रेस लग भी गई है सरकार बनाने में। अगर वो टीडीपी और जेडीयू को साथ भी ले ले तो सबसे बड़ा आंकड़ा समाजवादी पार्टी का होगा इस सरकार में, अगर वो सक्सेसफुल भी हो गए सरकार के आंकड़े तक जाने के लिए। तो यानी कि अखिलेश यादव अभी तो 22 में मुख्यमंत्री बनने के लिए कश्मकश में लगे थे, जद्दोजहद में थे, अभी तो वो दिल्ली तक पहुंच सकते हैं। देखिए सर, प्रथम तो आपके माध्यम से भारत की अमन चैन पसंद जनता का धन्यवाद, और उन सारे पत्रकारों का धन्यवाद जो पिछले 10 सालों में विपरीत परिस्थितियों में वास्तविक पत्रकारिता करते रहे हैं। तो ये श्रेय बेसिकली उनको जाता है, हम पार्टी से केवल काम करते हैं। ये श्रेय उन लोगों को मैं समाजवादी पार्टी देती है। फिर जो बात आप कह रही हैं कि हम लोग की जीत हुई है, तो वास्तविक जीत ये जनता की है और उस विचारधारा की है, भारतीय विचारधारा की, जो हमेशा समाजवाद पे आधारित रही है। चाहे प्रभु श्री राम के टाइम में रहा हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण के टाइम पे रहा हो, या बीच बीच में कालखंड बिगड़ते रहे, लेकिन अंत में समाजवाद की जीत होती है। और ये समाजवाद की जीत है, पूरे भारतवर्ष में समाजवाद की जीत है। अब बात आती है कि ये तो एक पत्रकारिता का गिमिक है कि अखिलेश जी जा रहे हैं, तो अखिलेश जी ने पहले ही बोल दिया है कि मैं प्रधानमंत्री की लाइन में नहीं हूं, हम क्षेत्रीय पार्टी है। तो यह प्रश्न वहीं खत्म हो जाता है। दिल्ली तक तो पहुंचेंगे, अगर सरकार बनी तो लाइन में ना हो, कुछ तो लाइन लगेगी ना, कोई तो नंबर आएगा ना सर, ऐसे थोड़ी हो जाता है। सत्ता में लोग चुनाव ठीक है, ये उनके कुछ चाहिए, ये उनके विस्तृत चरित्र को जाहिर करता है कि इतना बड़ी पार्टी और इतनी बड़ी जिम्मेदारी को ढोते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात को 3 बार दोहराया है राष्ट्रीय फलक पर। और निश्चित रूप से हम सरकार में रहेंगे, एक बड़ी सहभागिता के रूप में रहेंगे, लेकिन जो भी नेतृत्व रहेगा उसी नेतृत्व में काम करेंगे। और ये हमने करके दिखाया है, 2004 में भी करके दिखाया है और 2009 में भी करके दिखाया है, और इस बार भी हमारी सत्ता बन रही है। अब जो भी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व होगा उसके नेतृत्व में हम काम करेंगे। जो हम भारत की जनता की पटरी उतर गई है समाजवाद की से जन कल्याण की नीतियों से, उस पटरी में को लाने में हम राष्ट्रीय जो भी हमारा नेतृत्व रहेगा उसको हम लोग सहयोग करेंगे। और खासकर उन पत्रकारों को मैं व्यक्तिगत रूप से चाहूंगा कि जो 10 साल तक विपरीत परिस्थितियों में लड़े हैं, उनको किसी परिस्थितियों से आगे लाया जाए जिस प्रकार से भारत का लोकतंत्र को सुरक्षित रखा जा सके। नहीं, मेरा तो ये मानना है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पत्रकारों को आगे लाने का काम ना करे। पत्रकार खुद आगे पीछे रहना जानते हैं, उनकी चिंता किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि यहीं पर फिर भेदभाव हो जाता है। क्योंकि मैं पत्रकार हूँ, क्योंकि मैं मूल रूप से एक पत्रकार हूं, तो मैं हमेशा पत्रकारों का ही पक्ष लूंगा। तो नहीं कर सकते हैं, अगर आप रिकमेंड कर सके तो कर सकते हैं, जैसे कांग्रेस ने कर्नाटका में किया है कि जो रिटायर होने वाले पत्रकार हैं उनकी 25 या 20 पेंशन जो है उनकी कुछ की गई है। और जो आंध्रा में भी इस वक्त, तेलंगाना में भी चल रहा है कुछ ऐसा ही प्रावधान, शायद उस तरह का कुछ अगर किया जाए तो वो रिटायरमेंट के बाद वाली बात। 2004 में केंद्र सरकार ऐसी योजना लेके आई थी। सर एक बड़ी बात ये है, विकास जी, मैं आपके पास इस सवाल को लेके आना चाहती हूँ। 300 के आंकड़े पर जब आएगी बीजेपी एनडीए के, मतलब पूरा मिला जुला के ये कुनबा बड़ा नहीं छोटा सा है, लेकिन जब ये आएगा कुनबा उसमें 300 पर, तब कहीं जाके थोड़ी राहत की सांस ले सकती है बीजेपी, अगर वो खुद 73 पार कर गई, 273, वरना तो खतरे में पड़ चुकी है कहानी इस वक्त। अब तो जो शाम हो रही है, सुबह से हम जुड़े हुए, धीरे धीरे जो शाम हो रही है आगे दोपहर बाद, उसमें सिचुएशन ये निकल के आ रही है कि अभी यही समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब वोट किस करवट बैठेगा, समझ ही नहीं आ रही है बात। तो अब तो फंसता जा रहा है पेच, एक तरफ होने की जगह सेम सिस्टम के साथ चल रहा है। इसमें ट्रेंड में देख रहे हैं चंदन, आप सुबह से सेम ट्रेंड अप कर रहा है, कुछ ज्यादा डिफरेंस आया नहीं। विकास जी ये मतलब, हाँ
में रविंद्र जी से जानना चाहूंगा, रविंद्र जी जितनी सीट आई है इतना ही आपको भी लगा था या अभी लग रहा था कि और ज्यादा आपको मिलना था? जी विनीता जी, आप कुछ पूछ रहे थे। रविंद्र जी आपसे, हाँ रविंद्र जी आपसे चंदन ने पूछा है कि जितनी सीटें आपकी दिख रही हैं आती हुई, इतनी उम्मीद आपने की थी या कुछ और उम्मीद की थी? नहीं मतलब आपको लगा था कि इससे ज्यादा होगा? हम लोग जब इंटरनल बात करते थे आपस में, मतलब मैं इसमें अपने पार्टी पदाधिकारियों को नहीं शामिल करूंगा, तो हम लोग 37 सीटों पे कंफर्म अपनी विक्ट्री की बात करते थे। तो अभी भी हम लोग 36 पे टिके हुए हैं। तो मतलब इसमें अभी एक और इजाफा होना कम से कम बाकी है। आपका आंकलन सही जा रहा था, यानी हाँ आपका आंकलन सही जा रहा है। विकास जी, सवाल ये था मेरा कि अब जो स्थिति आ रही है निकल के, आपने इतने सर्वे किए हैं, इतनी जानकारी आपको इस चीज की है, अब जो मामला है वो देखिए, ये चर्चाएं हो रही थी और सिद्धांत जी इस पैनल पे अभी है जिन्होंने हंग पार्लियामेंट का अंदेशा नहीं, इन्होंने तो अपनी प्रेडिक्शन में बोला था कि हंग पार्लियामेंट आएगी इस बार, और हंग की ही सिचुएशन बन रही है। सिद्धांत जी आपको तो मैं मान गई, अपनी कुंडली दिखानी पड़ेगी अब आपको, ठीक है? तो कुल मिलाकर के बात ये है कि यहाँ पर ये जो सिचुएशन बन गई है, अब कैसे देखेंगे? बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाए। क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी 273 अकेले पार कर लेगी? क्योंकि दोनों को कांग्रेस अगर संपर्क में हो कभी भी तोड़ सकती है, मामला बदल सकता है कहानी यहाँ पर। जी कुछ प्रॉब्लम्स विनीता जी, इसको मैं थोड़ा सा विस्तृत आंसर दूंगा, और बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। कुछ प्रॉब्लम्स वन डायमेंशनल होती हैं, कुछ टू डायमेंशनल होती है, ये बड़ी मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है। देखिए 10 साल से नरेंद्र मोदी जी मतलब बिल्कुल कोई उसमें संदेह नहीं था, वो प्राइम मिनिस्टर थे और बड़े ताकतवर प्राइम मिनिस्टर थे। इंदिरा गांधी से उनका कंपैरिजन हम लोग बार बार सुनते रहते थे। ऐसी स्थिति में जब बीजेपी 272 खुद अपना आंकड़ा पार नहीं कर सकती और तकरीबन 30 सीटें पीछे रह जाती है या 20 सीटें पीछे रह जाती है, ये स्थिति ठीक 2014 वाली स्थिति हो रही है, जब सुषमा स्वराज जी और शिवराज सिंह चौहान जैसे नेता कुछ सांसदों को अपने पास बुला के भोपाल में या किसी और जगह, और लाल कृष्ण आडवाणी जी शिवराज सिंह चौहान को प्रमोट करने की कोशिश करते थे। अब इसमें सबसे बड़ी दुविधा पहली जो दिखाई देती है कि प्राइम मिनिस्टर साहब की एक कार्य करने की प्रणाली है। मैं भी निरंजन मुखोपाध्याय जी को सुन रहा था किसी चैनल पर, और उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी जी बड़े प्रैग्मेटिस्ट नेता हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, प्रैग्मेटिज्म बहुत अच्छी बात है, पर जिस तरह से एक कार्यशैली पीएमओ में और अंतरह डेवलप हो गई है, उससे ये मानना बड़ा मतलब दुर्लभ होगा या बड़ा कठिन होगा कि प्राइम मिनिस्टर जी अपनी कार्यशैली सिर्फ प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए चेंज कर देंगे। प्रधानमंत्री जी तो थे और उसके अलावा बहुत कुछ थे। दूसरी एक प्रॉब्लम, तो इसके अलावा और कई प्रॉब्लम्स हैं। दूसरी प्रॉब्लम आएगी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी को लेके। नीतीश कुमार जी के बारे में सब कुछ पता है और उनकी बड़ी इच्छा है कि वो प्राइम मिनिस्टर पद से रहते हुए अपना पॉलिटिकल कैरियर बंद करें। चंद्रबाबू नायडू जी के क्या हाल थे 5 महीने 6 महीने पहले बीजेपी से अलायंस के पहले और अभी, और फिर क्या हो सकते हैं? तो जो कोई भी चैनल बात नहीं